हेलो बच्चों, हम लोग निशान क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था मेरा बंध विखंडन। उसे दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार, बंध विखंडन, है ना। चलो देखते हैं आप। तो हम लास्ट टॉपिक को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसका नाम है बंध विखंडन। ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य बने बंध को तोड़ना बंध विखंडन कहलाता है। ठीक है, तो बंध विखंडन क्या कहलाता है बेटा? परमाणुओं के मध्य का बंध तोड़ना क्या कहलाएगा? बंध विखंडन कहलाएगा। अब बंध विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, तो बंध विखंडन कितने प्रकार का हुआ बेटा? 2 प्रकार का। ठीक है, तो पहले नंबर पर आया कौन सा? समांश बंध विखंडन, और दूसरे नंबर पर आया कौन सा? विषमांश बंध विखंडन। समांश विखंडन का मतलब होता है 2 बराबर भाग। विषमांश का मतलब होता है 2 अलग अलग भाग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्लोरीन को लिया, क्लोरीन दो क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनसे कि क्लोरीन आपस में जुड़े रहते हैं। अब ये बंध टूट रहा है बेटा, ठीक है, तो दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं। अब ये क्लोरीन कैसा था? अयुग्मित। अयुग्मित यानी कि अकेला। तो इस तरह बनने वाली दोनों संरचनाएं दिखने में एक जैसी है और इन संरचना को कहा जाता है मुक्त मूलक। ठीक है, यही चीज अगर हम HCl के साथ करें तो HCl में भी बंध पाया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब बंध बना तो हमें पता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो 2.1 होती है और क्लोरीन की विद्युत ऋणता 2.9 होती है। तो दोनों के जो बंध हैं उनके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्लोरीन की ओर खिसकने लग गए। ठीक है, इससे क्लोरीन पर माइनस आने लगा और हाइड्रोजन पर प्लस आने लगा। तो यहाँ पर एक संरचना प्लस और एक संरचना माइनस बनने लगी। तो प्लस वाली संरचना और माइनस वाली दिखने में अलग अलग है। इसे आप धन आयन बोलते हैं और इसे आप ऋण आयन बोलते हैं। ठीक है, धन आयन को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे और ऋण आयन को आप नाभिक स्नेही बोलेंगे। ठीक है, यहां तक आगे बेटा बात समझ में? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कब समांश विखंडन करना है सर और कब विषमांश विखंडन करना है? हाँ सर, ये बात तो सच है। तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप। तो हमें पता चला बेटा कि समांश विखंडन के लिए कुछ शर्तें। तो पहली शर्त,
पहली शर्त क्या कहती है कि क्रियाकारक गैस रूप में होने चाहिए। दूसरी, सूर्य का प्रकाश अगर हो क्वेश्चन में तो समांश विखंडन करना, या फिर परोक्साइड दिया हो। परोक्साइड होता है ओ ओ टाइप का बॉन्ड बेटा, जैसे ये आर ओ आर हो सकता है, या आर सी डबल ओ ओ सी डबल बॉन्ड आर ये हो सकता है, या H2O2 दे रखा हो, ये भी परोक्साइड होता है। तो सूर्य का प्रकाश हो, परोक्साइड हो, या फिर बेटा अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 हो, तो आपको समांश विखंडन ही करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, दोबारा समझो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि दी गई समीकरण में समांश विखंडन करना है या विषमांश विखंडन करना है? तो यही चीजें आपको याद रखनी है। जब क्वेश्चन में सूर्य का प्रकाश दिया हो, या परोक्साइड दिया हो, या ROOR RC डबल बॉन्ड OOC ऐसा दिया हो, HOH ऐसा दिया हो, तो समझ लो कि समांश विखंडन करना है। क्लियर? या फिर अध्रुवीय विलायक हो तो भी आपको यही करना है बेटा। अब उसके बाद देखो आप, अब सवाल उठता है कि विषमांश विखंडन कब करोगे सर आप? तो विषमांश विखंडन की पहली शर्त बेटा, या तो माध्यम में अम्ल दिया हो, H+ लिख कर दिया हो, या फिर माध्यम में क्या दिया हो, क्षार OH- दिया हो, या फिर कोई लुईस अम्ल दिया हो। लुईस अम्ल वो होते हैं बेटा जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। ठीक है, या फिर कोई लुईस क्षार दिया हो बेटा, ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, या फिर कोई ध्रुवीय विलायक दिया हो। ध्रुवीय विलायक जैसे H2O दिया हो, तो या फिर कोई लवण दिया हो आपको बेटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें सिखाया जाता है कि विषमांश बंध विखंडन करो और H+ और Cl- लेकर आओ। ठीक है, आगे जहां तक बात समझ में बेटा, दोबारा समझो। विखंडन क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच के बंध को तोड़ना क्या कहलाता है? बंध विखंडन कहलाता है। ठीक है, बंध विखंडन कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। कौन कौन सा? समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं, विषमांश बंध विखंडन से प्लस और माइनस बनते हैं। समांश बंध विखंडन कब होगा सर, ये बताओ आप। तो समांश बंध विखंडन के लिए आपको सूर्य का प्रकाश, परोक्साइड, अध्रुवीय विलायक ऐसा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे। विषमांश विखंडन के लिए अम्ल क्षार, लुईस अम्ल, लुईस क्षार, लवण, ध्रुवीय विलायक ऐसा दिया जाता है। ठीक है, एक समीकरण करके आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। अब थोड़ी देर पहले हमने ट्रिक पढ़ी थी कि CCl4 आने पर समांश बंध विखंडन करना है। ठीक है, चलो करो। तो ये रहा Br, ये रहा Br। Br का समांश बंध विखंडन हुआ तो एक Br अलग हो गया और दूसरा Br अलग हो गया। ठीक, अब ऑर्गेनिक में एक रूल और है कि जैसा सामने वाला व्यवहार करता है
वैसा ही मुझे भी व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे ब्रोमीन ने समांश विखंडन किया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को भी समांश बंध विखंडन ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? समांश बंध विखंडन ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तो इस तरह हमने देखा बेटा कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा और इन दोनों के बीच के बॉन्ड को टूटने से आधा बॉन्ड और आधा बॉन्ड इधर चला गया। अब हमारे पास ये भी मुक्त मूलक है, ये भी मुक्त मूलक है, तो एक को हम इधर जोड़ देंगे, दूसरे को हम इधर जोड़ देंगे और आंसर आ गया बेटा CH2 CH2 Br आंसर। ठीक है, इस अभिक्रिया में एक बात और सीखी मैंने, क्या हमारे पास क्रिया कारक के पास डबल बॉन्ड मौजूद है द्विबंध? तो योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया वो दर्शाते हैं जिनके पास द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, नोट कर लेना बेटा। अधिकतर हमें ये पता नहीं चलता है सर कि कौन सा क्रिया कारक योगात्मक अभिक्रिया दे रहा है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है। तो ध्यान से सुना, जब क्रिया कारक के पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अधिकतर कंडीशन में क्या देता है? योगात्मक अभिक्रिया देता है। क्या देता है बेटा? योगात्मक अभिक्रिया देता है, याद रख लो। ठीक है, क्या देता है बेटा? वो योगात्मक अभिक्रिया देता है। ठीक है, अब एक बात समझो कि अगर कार्बन पर मुक्त मूलक जुड़ा, सपोज करो कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, अगर आपने इस पर Br डॉट को जोड़ा, ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। यदि इस कार्बन पर कोई धन आयन जुड़ा बेटा, ऐसा भी तो होगा सर, हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? धन आयन को ऑर्गेनिक में क्या सिखाया मैंने? इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलो। क्या बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलो। तो इसे क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर इस कार्बन पर कोई Cl माइनस जुड़ा बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इस तरह से योगात्मक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। डिपेंड करता है कि अगर मुक्त मूलक जुड़ता है तो इसे बोलेंगे मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा इसे? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से समझ में आया है ना? तो क्या नाम दिया बेटा इसे मैंने? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। अगर इस पर कोई धन आयन जुड़ा तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और अगर कोई ऋण आयन जुड़ा तो इसे क्या बोलोगे? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा इसे? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक आई बेटा बात समझ में? चलो अब दूसरा टॉपिक समझते हैं।
अब आता है कि हमने क्रिया कराई इसके साथ, ये है इस तरह का यौगिक जिसे आप किताबों में देखोगे CH3 CH2 और Cl ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा, इसकी क्रिया कराई मैंने KOH के साथ। ठीक है, अब मुझे बताए कि KOH K प्लस होता है और OH माइनस होता है ना। तो ये K प्लस आ गया, OH माइनस आ गया। अब इनमें से किस पर माइनस आएगा? इस पर और इस पर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता तो 2.5 होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता 2.9 होती है। पोटेशियम और इसमें से देखो बेटा, है ना, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 होती है, पोटेशियम की विद्युत ऋणता 0.8 होती है। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पर माइनस आवेश आता है। ठीक है, याद रह जाएगा। विद्युत ऋणता मैंने पढ़ा दिया है बेटा, है ना, पार्ट 1 में मिलेगा ये आपको। अब क्या करेंगे, ये वाला OH इधर जाएगा और ये वाला Cl इधर आएगा। अब एक और बात, पहले वाले यौगिक ने प्लस माइनस बनाया तो मजबूरी है इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस बनाना पड़ेगा। आगे बेटा बात समझ में। तो जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही सामने वाला व्यवहार करेगा। आगे बात समझ में। ऑर्गेनिक में यही रूल फॉलो होता है। अगर मैंने पहले यौगिक को प्लस माइनस में तोड़ा तो दूसरे यौगिक को भी मुझे प्लस माइनस में ही तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना। आगे पढ़ाया जाए बेटा। ठीक है, आंसर क्या आया सर? CH3 CH2 OH और KCl। ठीक है, अब सपोज करो बेटा, ध्यान से समझना, है ना, क्या इस कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है? तो एक बात समझ में आई, सिंगल बॉन्ड या फिर एकल बंध वाले क्रियाकारक, एकल बंध वाले क्रियाकारक प्रति स्थापन अभिक्रिया देते हैं। याद रहेगा क्या? एकल बंध वाले यौगिक अधिकतर प्रति स्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब इसमें भी सर ऑप्शन है, ध्यान से समझना। जैसे ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक है और ये ब्रोमीन मुक्त मूलक है। अब इस ब्रोमीन ने यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को ब्रोमीन ने हटा दिया, तो इसे क्या बोलोगे सर आप? मुक्त मूलक प्रति स्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये H प्लस आया, ये NO2 प्लस आया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये NO2 इस H प्लस को यहां से क्या कर रहा है, हटा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रति स्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब सपोज करो कि ये OH माइनस है और ये Cl माइनस, Cl माइनस को OH माइनस हटा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही प्रति स्थापन अभिक्रिया। तो हमने पिछले वाले उदाहरण से क्या सीखा सर? पिछले वाले उदाहरण से मैंने सीखा कि जब क्रियाकारक के पास द्विबंध और त्रिबंध होता है
द्विबंध और त्रिबंध होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया बेटा? योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। और मैंने ठीक है, और फिर मैंने क्या देखा सर, आप ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या देखा कि जब हमारे पास, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है बेटा, एकल बंध वाला यौगिक होता है। कौन होता है? एकल बंध वाला क्रियाकारक होता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब अगर मुक्त मूलक को हटाए तो क्या बोलेंगे? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर धन आयन को हटाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर ऋण आयन को हटाए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर बेटा? यहां तक आगे बात समझ में? चलो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है ना। अब हमारे पास अभिक्रिया का नामकरण आ गया। नामकरण के अलावा मैंने क्या सीखा कि कौन योगात्मक दर्शाता है और कौन प्रतिस्थापन दर्शाता है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ही चीजें हमारे काम आती है। ठीक है, एक दिन आपको क्लास में ऑक्सीकरण और अपचयन भी समझाऊंगा कि कौन सा क्रिया कारक ऑक्सीकरण करता है और कौन सा क्रिया कारक अपचयन करता है। ठीक है, अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, ये अब हमारे पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, तो ये आपके पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है और पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के प्रभाव। ठीक है, सबसे ज्यादा काम का टॉपिक है बेटा ये। पार्ट 3 क्यों पढ़ रहे हो सर आप? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के प्रभाव। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की जरूरत क्या है सर? सवाल तो ये उठता है। तो जब हम किसी अभिक्रिया को करते हैं तो हमें इस यौगिक में बंध को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। अब ये बंध इस तरफ से टूटेगा, इधर से टूटेगा, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ये चीज हमारे को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव पढ़ना पड़ता है। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बात समझ में? चलो अब ध्यान से समझ। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा इसमें प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे बेटा अति संयुग्मन। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे अनुनाद। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। पांचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे इसमें चलावयवता।
7वें नंबर पर पढ़ेंगे हम विलायक का प्रभाव। 8वें नंबर पर पढ़ेंगे बेटा हम हाइड्रोजन बंध। इन सब प्रभाव को पढ़ने के बाद आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति सर चेंजेस नजर आएंगे। आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझ सकते हो। ऑर्गेनिक अभिक्रिया को करना आसान बनाया जा सकता है अगर आप इन प्रभाव को ढंग से पढ़ो तो बेटा। ठीक है, इसके अलावा हम और भी ले लेंगे इसी के अंदर। इसमें हम ये ले लेंगे कि कौन सा उत्प्रेरक ऑक्सीकरण करता है और कौन सा उत्प्रेरक अपचयन करता है। इसके अलावा हम इसमें कुछ आईआईटी एडवांस के टॉपिक भी ले लेंगे, जैसे अम्लीय गुण और क्षारीय गुण। ये चीज भी आपको मैं इसी टॉपिक में समझा दूंगा बेटा। तो जो ऑर्गेनिक का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हो आप, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है आपका। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई? चलो अच्छे से देख लो एक बार आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो। पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हो आप, और ये पार्ट 3 किसका है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का प्रभाव है, और हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इधर आओ आप, हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप? प्रेरणिक प्रभाव, अतिसयुग्मन, अनुनाद, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, चलावयवता, विलायक का प्रभाव, हाइड्रोजन बंध, ऑक्सीकरण, अपचयन, और कुछ एरोमेटिक यौगिकों के अम्लीय गुण और क्षारीय गुण। इन सबको समझ लो बेटा। ऑर्गेनिक बहुत सिंपल हो जाएगी आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगी। इनमें स्टेबिलिटी भी आती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये चीज भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, है ना? ठीक है, तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव को आई प्रभाव भी बोलते हैं, क्योंकि इसे अंग्रेजी में इंडक्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिंग इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है सर? ठीक है, तो इसको पहले एक लाइन में समझा देते हैं। कार्बन श्रृंखला पर सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कार्बन श्रृंखला पर सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो इधर आएंगे या उधर चले जाएंगे। तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं ना। अब प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का हुआ सर? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव यानी प्लस आई प्रभाव, और दूसरा कौन सा हुआ? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव यानी कि माइनस आई प्रभाव। ठीक है, चलो समझते हैं। कार्बन 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 कार्बन, और इस पर जोड़ा मैंने मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम की आदत आपने देखी होगी, क्या है बेटा?
इलेक्ट्रॉन दान देना। मैग्नीशियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान देता है। तो इलेक्ट्रॉन को दान देगा तो मैग्नीशियम पर क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा, नहीं आए? बोलो हाँ या ना। प्लस का चिन्ह आने से मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए होंगे? कार्बन को। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले होंगे, तो इस पर माइनस बड़ा आता है, आगे माइनस छोटा होता जाता है, आगे माइनस और छोटा होता जाएगा, तीसरे पर सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी वहां जाते जाते ये कार्बन मैग्नीशियम कौन है जानता ही नहीं है। इसका मतलब प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है बेटा, दूरी पर निर्भर करता है, हाँ या ना। अब प्रेरणिक प्रभाव कितने कार्बन तक वैलिड है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1, 2 और 3 बेटा, है ना? ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव चौथे कार्बन पर काम नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम और पहले कार्बन के बीच में आवेश ज्यादा है, तो बंध के टूटने के चांस कहां से आए बेटा? यहीं से आए सर, बंध के टूटने के चांस। ठीक है, देखो तो यहां से बंध टूट गया बेटा, बंध टूट गया तो ये अलग ये अलग, तो अभिक्रिया करने की जगह मिली नहीं मिली, इसीलिए प्रेरणिक प्रभाव पढ़ो। अब और समझो, आप ध्यान से समझना है ना। ठीक है, कार्बन 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 फ्लोरीन। अब फ्लोरीन आपने सुना होगा कि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, हाँ या ना? बोलो बेटा, हाँ या ना? तो इस पर क्या आने लगा बेटा? माइनस चार्ज। इस पर क्या आने लगा? प्लस का चार्ज। इस पे प्लस कम, इस पे प्लस कम, इस पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि सर नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो नंबर 4 कार्बन पर फ्लोरीन कौन है जानता ही नहीं है, तो क्या यहां से बंध तोड़ना आसान है क्या? बोलो बेटा, हाँ या ना? बोलो, आई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो यहां से बंध टूटा तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसे धनात्मक ऋणात्मक क्यों बोलते हैं? तो देखो आप, मैग्नीशियम ऐसा समूह है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस आया, तो इसे बोलते हैं प्लस आई प्रभाव। यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन का दान देने वाले प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। माइनस आई प्रभाव कौन दर्शाता है? बताओ बेटा आप। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर यहां तक? धनात्मक प्रभाव में कार्बन श्रृंखला पर क्या आता है? ऋणावेश आता है, यानी कार्बन माइनस का बन जाता है बेटा। और ऋणात्मक प्रभाव में कार्बन श्रृंखला पर क्या आता है? धनावेश आता है। दोनों में एक बात कॉमन है कि चौथे कार्बन पर कोई प्रभाव, ठीक है, चौथे कार्बन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा। आगे बात जहां तक समझ में। अब प्लस आई प्रभाव कौन दर्शाता है, माइनस आई प्रभाव कौन दर्शाता है, उनका क्रम क्या है? तो आगे पढ़ते हैं बेटा, है ना। प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव का क्रम, तो इधर हम लिख लेते हैं प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव में हम हाइड्रोजन को आधार मान के पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन से अच्छा होता है CH3। CH3 से अच्छा हुआ CH3 CH2 बेटा। इससे अच्छा हुआ 3 कार्बन वाला बेटा। अब 3 कार्बन में भी अगर ये ऐसे होते बेटा तो और अच्छा होता। 3 कार्बन से अच्छा हुआ कौन? 4 कार्बन वाला बेटा। और इनसे भी अच्छा एक और है सर केमिस्ट्री में, जब ऑक्सीजन पर माइनस हो ठीक है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन रखने वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कभी लेता नहीं है, देता है। और यही इसकी खास बात है कि जब ऑक्सीजन पर माइनस आवेश बहुत ज्यादा पाया जाए तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है, अर्थात प्लस आई प्रभाव को दर्शाता है बेटा। माइनस आई प्रभाव कौन? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस श्रेणी में आता है सबसे पहले हाइड्रोजन, पर हाइड्रोजन को हम गिनते नहीं है बेटा। हाइड्रोजन से अच्छा है बेंजीन वाले, बेंजीन वाले से अच्छा है NH2, NH2 से अच्छा है आयोडीन, सॉरी बेटा, ठीक है। इससे अच्छा है OH, OH से अच्छा है OR, OR यानी कि ये OCH3, इस तरह के ग्रुप भी अच्छे होते हैं बेटा। फिर इससे अच्छा है कौन? आयोडीन। फिर क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन से अच्छा है बेटा क्लोरीन, क्लोरीन से अच्छा है फ्लोरीन, फ्लोरीन से अच्छा है COOH, COOH से अच्छा है SO3H, ठीक है। SO3H से अच्छा है साइनाइड, साइनाइड से अच्छा है NO2 नाइट्राइड, नाइट्रो, नाइट्रो और भी अच्छा है सर, नाइट्रो, नाइट्रो से अच्छा है सर आपके नाइट्रोजन जब कोई प्लस के रूप में हो बेटा। अब बताओ प्लस का नाइट्रोजन माइनस आई प्रभाव में कर क्या रहा है? पहले आप एक बार बताओ, माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। और प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दान देना। तो जब ये नाइट्रोजन प्लस का रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा बेटा? क्योंकि प्लस वाला व्यक्ति किसी को इलेक्ट्रॉन दे थोड़ी सकता है, इसने तो दे दिया किसी को। अब बताओ ये क्या करेगा? इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये ग्रहण करेगा, ठीक है। इससे भी अच्छे होते हैं 2 हेलोजन, दो हेलोजन से भी अच्छा है 3 हेलोजन, ठीक है। ये कर लो बेटा आप याद, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आई बेटा बात समझ में? तो आप अगर इनको याद करते हो कि प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव आपको लाइफ टाइम समझ में आए, तो आपको मैं कहता हूं इस क्रम को याद रखो बेटा। आपको प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव के सवाल में अगर कोई गलत कर दे
तो आप मेरा नाम पलट देना, ठीक है। आप इतना परफेक्ट हो जाओगे, अगर आपको प्लस आई और माइनस आई प्रभाव आने लगा तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजों का अच्छा या बुरा होना, अम्लीय और क्षारीय गुण, ये सब समझ में आएगा बेटा। सही है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है बस। चलो आगे पढ़ते हैं। क्रम देख लिया एक बार सबने, आगे पढ़ो। आप देखो, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव काम कैसे करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें कुछ कार्बनिक यौगिकों के टुकड़े करने पड़ते हैं, उन टुकड़ों को समझना है ना। तो चलो देखो आप, ठीक है। हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है, कौन है बेटा, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में मैंने क्या करा, बंध विखंडन करा। क्या करा, बंध विखंडन करा। तो बंध विखंडन के बाद मुझे कार्बन प्लस भी मिलेगा, कार्बन माइनस भी मिलेगा, कार्बन मुक्त मूलक भी बनेगा। तो मेरे पास बंध विखंडन के बाद क्या क्या हुआ, कार्बन प्लस का मिला, कार्बन माइनस का मिला और कार्बन मुक्त मूलक बना। यानी हम इसे क्या क्या बोलेंगे बेटा, कार्ब धनायन बोलेंगे, और इसे हम कार्ब ऋणायन बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे कार्बन मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे इसे, कार्बन मुक्त मूलक, ठीक है। अब कार्ब धन आयन, कार्ब ऋण आयन, कार्बन मुक्त मूलक भी अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। अब इसीलिए तो ऑर्गेनिक हमारे को प्रॉब्लम देती है, क्योंकि हमें प्रारंभिक ज्ञान तो कमजोर है हमारा, और हम अभी क्रिया करना चाहते हैं अच्छे लेवल की। ये है हमारे पास 3 प्रकार के कार्ब धन आयन, लेकिन इन्हें डिग्री के आधार पर कैसे बोलेंगे, 3 डिग्री कार्ब धन आयन, 2 डिग्री कार्ब धन आयन, 1 डिग्री कार्ब धन आयन और 0 डिग्री कार्ब धन आयन, ऐसे पढ़ेंगे बेटा इन्हें। अब हमारे पास ऋणायन भी 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्लियर यहां तक। अब ये क्या हो गए बेटा, इनको ध्यान से देखो आप। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्ब ऋणायन, 2 डिग्री कार्ब ऋणायन, 1 डिग्री कार्ब ऋणायन, 0 डिग्री कार्ब ऋणायन। अब जैसे कार्ब धन आयन हो गया, ऋण आयन हो गया, ऐसे कार्बन मुक्त मूलक भी होता है बेटा। सबसे छोटा वाला मुक्त मूलक, इससे बड़ा मुक्त मूलक, इससे बड़ा मुक्त मूलक,
और इससे बड़ा मुक्त मूलक। ठीक है, अब इनकी भी डिग्री हो गई, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला और 0 डिग्री वाला। अब इनमें भी अच्छा और बुरा होता है क्या सर? अच्छा या बुरा होता होगा, तभी तो इनको बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं अपन। अब इनको बनाने या सीखने से फायदा क्या है सर मेरा? तो आपको यही तो सिखाना है बेटा कि अगर मेरे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री या 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्ब धन आयन, कार्ब ऋण आयन बन रहा हो, तो मुझे पहले कौन सा बनाना पड़ेगा? इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए ही आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आगे पढ़े फिर अपन। अब इनमें से अच्छा या बुरा। ठीक है, तो अब अपना मकसद हो गया बेटा किसके बारे में पढ़ना? स्थायित्व। ये हमारा मकसद हो गया बेटा। अब स्थायित्व कौन अच्छा है सर, ये समझाओ आप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसमें कार्ब धन आयन को ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया सर हमारे पास। है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप ध्यान से समझ, इसमें CH3 समूह बढ़ते जा रहे हैं हर उदाहरण में। आप देखो उधर से इधर आने पर क्या हो रहा है बेटा, CH3 समूह बढ़ रहा है। ठीक है, CH3 समूह आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन से उदाहरण में पढ़ा था? प्लस आई प्रभाव में पढ़ा था, हमने पढ़ा था। प्लस आई प्रभाव में हमने CH3 को देखा था। तो CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान देता है। क्या करता है भैया? इलेक्ट्रॉन का दान देता है। ठीक है, तो उधर से इधर आने पर क्या हो रहा है? प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है। प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है तो सोचो बेटा, ये भी आपको दान दे रहा है। देखो ये भी आपको दान दे रहा है, ये भी आपको दान दे रहा है, तो आपको तीनों तरफ से प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? प्रॉफिट हुआ तो अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहले परेशान थे, क्योंकि आपका प्लस का चिन्ह था और आपका इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन कोई ले गया तो आप अपने आप को परेशान महसूस करने लगे। अब उस परेशानी को किसने समझा? इसने, इसने और इसने। इन तीनों ने तुम्हें क्या करा? इलेक्ट्रॉन दान दिया, उधर से इधर से इधर से दान दिया। तो इस पर क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लगे। ज्यादा आने लगा तो कार्ब धन आयन कैसा हो गया बेटा? स्थायी हो गया। ये है स्थायित्व के बारे में। लेकिन आपको मैं इससे भी सीधा एक तरीका समझाता हूं, जो आपको इससे भी सिंपल, ठीक है, तरीका क्या है? बस आपको कुछ याद रखना है थोड़ा सा। ये C+ है, ठीक है। अब C+ कौन होता है? गरीब होता है। ये बताया या नहीं बताया अपन को? सर बताया है ना? C+ कौन होता है सर? गरीब होता है, हाँ या ना बेटा? ठीक है, अब वापस आ जाओ, है ना। एक होता है C-, ये अमीर होता है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ कार्बन मुक्त मूलक पर। ठीक है,
समझ में आ गया यहां तक? तो मेरे पास सर 3 टाइप के कार्बन है, एक प्लस का, एक माइनस का और एक मुक्त मूलक का। अब प्लस वाला तो गरीब है बेटा, गरीब है तो वो क्या सोचेगा कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दान दे दे तो मेरा फायदा हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन दान देने वाले समूह कौन से होते हैं? प्लस आई प्रभाव। तो ये क्या सोच रहा है बेटा, बताओ आप, कि अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दान कर दे, तो इसको अच्छा लगेगा नहीं लगे, बताओ? अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रॉन दान देना यानी कि कौन सा प्रभाव बेटा? प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव कार्ब धन आयन को कैसा बना देते हैं? अच्छा बना देते हैं। अच्छा बना देते हैं यानी कि सर आप कहना क्या चाहते हो? ये स्थायी हो जाता है, ठीक है। अगर किसी गरीब को किसी ने पैसा दिया तो उस गरीब को कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा बेटा। लेकिन अगर किसी प्लस के इलेक्ट्रॉन बेटा, उसके पास पहले ही कम है, उसके इलेक्ट्रॉन कोई छीन के ले जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो बेटा, तो बताओ कौन सा प्रभाव? माइनस आई प्रभाव। लेकिन क्या ये तो बेकार हो जाएगा और गरीब हो जाएगा बेटा? और गरीब हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा या बेकार हो जाएगा? बेकार। बेकार यानी कि केमिस्ट्री के हिसाब से सोचो, केमिस्ट्री के हिसाब से बेकार का मतलब क्या है? अस्थाई। ये लो बेटा, अब आपको सारे सवाल इसी से करने हैं। तो कार्बन प्लस पर इलेक्ट्रॉन दान देने वाला अच्छा माना जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला बेकार माना जाता है। अब इधर आ जाओ, आप इसको देखो। आप क्या इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन दान दूं बेटा, इलेक्ट्रॉन दान यानी कि कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। सोचो, तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है? अब आप भी इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसके ऊपर? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, बताओ? बेकार। बेकार यानी कि केमिस्ट्री में कैसा? अस्थाई। लेकिन बेटा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, यानी कोई ग्रहण कर ले बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण कर ले, तो कौन सा प्रभाव? माइनस आई प्रभाव। और माइनस आई प्रभाव इसे क्या बनाता है? अच्छा बनाता है। क्या बनाता है बेटा? अच्छा बनाता है। अब कार्बन मुक्त मूलक कार्बन प्लस की तरह होता है, यानी ये भी गरीब होता है। तो सोचो आप, अगर इलेक्ट्रॉन दान देने वाला, यानी कि हमारी भाषा में बोलो तो प्लस आई प्रभाव जब इस पे जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? अच्छा बनेगा। लेकिन अगर कोई कार्बन मुक्त मूलक के इलेक्ट्रॉन खींच ले बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, यानी कि माइनस आई प्रभाव, तो ये बेचारा कैसा बन जाएगा? ये बेकार बन जाएगा बेटा। अब बोलो, आप प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव की ताकत जानना चाहते हो ना? ये देखो, आप इतना सा पढ़ लो, याद कर लो, आपको अच्छा या बुरा समझ में आने लग जाएगा बेटा। अच्छे से आएगा, ये मेरी गारंटी है। और निशान क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर इसी तरह आपको गाइड करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। अब आप प्लस आई सॉरी कार्ब धन आयन, कार्ब ऋण आयन और मुक्त मूलक को अच्छे से देखो। इनमें अच्छा कब बनेगा और बुरा कब बनेगा, पता कैसे चलेगा? सोचो बेटा,
यही हमारा क्वेश्चन होता है, नहीं होता है, हाँ या ना। इसी सवाल का जवाब देने के लिए प्रेरणिक प्रभाव को समझाया पहले मैंने, और प्रेरणिक प्रभाव को समझाया और क्या बताया कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अब अपन इसी को समझते हैं। देखो आप दोबारा से, CH3 प्लस CH2 प्लस, लेकिन इस पर एक CH3 मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ये रहा CH, इस पर एक CH3 इधर से जोड़ा, एक CH3 इधर से जोड़ा, और ये प्लस, ये कार्बन प्लस है बेटा, इस पर मैंने एक CH3 इधर जोड़ा, एक CH3 इधर जोड़ा, और एक CH3 इधर जोड़ा। अब सोचो आप, क्या उधर से इधर आने पर क्या ये चारों व्यक्ति गरीब हैं बेटा? सोचो आप यार, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, हाँ सर चारों ही गरीब है, लेकिन इन चारों में ये वाला गरीब अच्छा है। अच्छा कैसे है? सोचो बेटा आप, अच्छा तो होगा ही सही, क्योंकि उधर से इधर आने पर क्या हो रहा है, CH3 समूह बढ़ रहा है। देखो CH3 समूह कौन सा प्रभाव दिखाता है? प्लस आई प्रभाव दिखाता है, हाँ या ना? प्लस आई प्रभाव आपको क्या बनाता है? अच्छा बनाता है। अच्छा बनाएगा तो बताओ बेटा, स्थायित्व बढ़ेगा। स्थायित्व क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक है, इसी को देखो आप दोबारा, क्या यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे अपन? फायदा मिला तो प्लस आई प्रभाव, इसके आगे वाला टॉपिक देखो, कार्ब धन आयन को प्लस आई प्रभाव अच्छा बनाता है। देखो आ गया आंसर बेटा, क्लियर यहां तक? चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे और समझो बेटा, इसी में है ना ये कार्बन माइनस है और ये कार्बन माइनस है ना, दोनों कार्बन माइनस है। अब कार्बन माइनस के बारे में अभी पढ़ाई था अपन ने थोड़ी देर पहले, इस पर 3 फ्लोरीन है और इस पर 3 CH3 है। क्लियर है यहां तक? अब सवाल यह है कि इनमें से अच्छा या बुरा ढूंढना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था, माइनस आई वाले में, यानी कार्बन पर जब माइनस आता है तो प्लस आई प्रभाव इसे क्या बनाता है? बेकार। और माइनस आई प्रभाव इसे क्या बनाता है? अच्छा। तो इनमें से अच्छा कौन है और बुरा कौन है? ये कौन सा प्रभाव है बेटा? फ्लोरीन, माइनस आई प्रभाव। CH3 कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। दोनों में से अच्छा कौन है? ये वाला। आप समझ में आया बेटा मैंने क्या पढ़ाया आपको? आप अगर चाहो तो प्रेरणिक प्रभाव बहुत काम की चीज है। इस प्रेरणिक प्रभाव से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं बेटा। आगे और पढ़ाया जाए आपको। अब अपन प्लस आई प्रभाव के आधार पर या प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर अम्लीय गुण और क्षारीय गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। किसको बेटा? अम्लीय गुण और क्षारीय गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो तो प्लस आई प्रभाव समानुपाती क्षारीय गुण और, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती अम्लीय गुण। ठीक है, प्लस आई प्रभाव पढ़ने का फायदा, क्षारीय गुणों को बढ़ावा दिया जा सकता है और अम्लीय गुणों को घटाया जा सकता है। किसके आधार पे? प्लस आई प्रभाव के आधार पर।
ठीक है। और दूसरा क्या है सर? देखो, -I प्रभाव समानुपाती अम्लीय गुण और व्युत्क्रमानुपाती क्षारीय गुण। ये याद कर लो। अगर आपको अम्लीय और क्षारीय गुणों का कोई क्वेश्चन करना है तो प्रेरणिक प्रभाव ऐसे काम करता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करके बताता हूं आपको। ठीक है, ये 3 टाइप के मेरे पास यौगिक हैं। लगभग दिखने में ये तीनों सेम है, आप देख सकते हो, अच्छे से देखो आप। तीनों में क्या सेम है बेटा? OH 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 सेम है। देखो आप, दिख रहा है? OH 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 सेम है। तो इनके क्षारीय गुण सेम होंगे या नहीं होंगे, ये मेरे से पूछ रहा है। लेकिन मैंने एक बार नोटिस करी बेटा। क्या नोटिस करी? ध्यान से समझना है ना, ठीक है? तो हम नोटिस करते हैं ना बेटा। तो हमने क्या नोटिस करा, देखो आप। ठीक है, हो गया। अब उधर से इधर जाने पर मैंने क्या देखा बेटा? सोचो आप, क्या CH3 समूह कंटिन्यू बढ़ रहे हैं क्या बेटा? बढ़ रहे? जब CH3 समूह बढ़ रहा है तो मैंने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था कि CH3 कौन सा प्रभाव? +I प्रभाव। क्या आप यूं भी बोल सकते हो क्या +I प्रभाव बढ़ रहा है? हाँ या ना? +I प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे, हाँ या ना? तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे बेटा। क्षारीय गुण यानी कि क्या बेटा? OH त्यागने का गुण भी बढ़ेगा। अगर इसके अंदर क्षार के गुण ज्यादा हैं तो बेटा उल्टा तीर बना के बताओ। ठीक है, उल्टा तीर चलो सर आप। हाँ या ना? अब मैंने क्या देखा कि जब मैंने उल्टा तीर खींचा तो मैंने देखा कि यार इसके अंदर तो अम्ल के गुण ज्यादा होने चाहिए। तो ये वाला यौगिक क्षार का है लेकिन वो वाला यौगिक अम्ल का है। कैसे? क्योंकि +I प्रभाव कम होने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं। देखो व्युत्क्रमानुपाती है ना। और उधर आने पर क्या हो रहा है कि क्षारीय गुण बढ़ रहे हैं। अब आपने केवल क्षारीय और अम्लीय गुण ही देख रहे हो। आप दिमाग का लेवल बढ़ाओ, आप और सोचो, पढ़ाई लिखाई का कचरा मत करो बेटा। अब सुनो, क्या इसके अंदर क्षार के गुण हैं? तो सोचो, ये उन सब से क्रिया कर सकता है जो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। एक और बात, क्या जब ये OH हटेगा तो अपने साथ माइनस ले जाएगा? तो उधर से इधर आने पर ऋण आयन त्यागने का गुण बढ़ता है। अब ऋण आयन त्यागने का गुण बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। देखो आप एक ही नजरिए से देखते हो, इसीलिए आप केवल एक छोटा सा टॉपिक समझ रहे हो। अब एक और बात, क्या इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है
तो उधर से इधर आने पर क्या लिखे बेटा, अधिक क्रियाशील। अब एक और बात बताऊं, जो क्रियाकारक खुद ही अधिक क्रियाशील होता है उनके लिए उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी चीज भी आपको समझनी चाहिए। तो उत्प्रेरक कब काम आता है, जब क्रियाकारक कम क्रियाशील होता है, ये चीजें भी। अब एक और बात बेटा, इधर आ जाओ आप। क्या ये वाला यौगिक अम्ल है? अम्ल है तो आपने नोटिस क्या करा, बस आप अम्ल पढ़ रहे हो। आप ऐसा मत करो, ये उन सब से क्रिया कर सकता है जिनके पास क्षार जैसे गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण बेटा, क्षार जैसे गुण पाए जाते हैं, उन सब से क्रिया कर सकता है। अर्थात ये सोडियम से क्रिया कर लेगा, पोटेशियम से कर लेगा, NaOH से क्रिया करेगा, KOH से क्रिया करेगा, कैल्शियम से क्रिया करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को ढंग से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि एक चीज पढ़ने से मेरे फायदे क्या क्या होते हैं। क्या मेरे को केवल अम्लीय और क्षारीय गुण ही समझने थे, या मेरे को यह भी समझना था कि ये किससे क्रिया कर सकता है केमिस्ट्री में, और ये किससे क्रिया करेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, ये कौन बताएगा बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मैंने आपको 3 यौगिक दे दिए बेटा, 4 यौगिक दे दिए, ठीक है। ऑप्शन लिख देते हैं इन पे, A, B, C और D। आपको ये बताना है अब कि इन चारों में से Cl को जल्दी कौन त्यागेगा, Cl जल्दी से कौन अलग करेगा, इन चारों में से अगली अभिक्रिया जल्दी से कौन करेगा, और कौन Cl को त्यागने के बाद सबसे अच्छा बनेगा, स्थायित्व अच्छा या बुरा। अभी बताया था ना कि C+ में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो C+ में कार्बन प्लस में बड़ा यौगिक अच्छा होता है, कार्बन माइनस में छोटा यौगिक अच्छा होता है, कार्बन मुक्त मूलक में बड़ा, ठीक है। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। चलो इनको यहीं पे दोबारा समझ लेते हैं। 0 डिग्री से अच्छा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री से अच्छा 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें उल्टा होता है बेटा, 3 डिग्री सबसे बेकार, 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री। यानी ऋण आयन, कार्ब ऋण आयन जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। कार्बन मुक्त मूलक में बेटा 0 डिग्री से बड़ा 1 डिग्री, 1 डिग्री से बड़ा 2 डिग्री, 2 डिग्री से बड़ा 3 डिग्री। ये लो साहब, स्थायित्व का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब इन चारों में बताओ क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, बताओ। अगर इनके स्थायित्व का बढ़ता क्रम लिखो बेटा तो क्या होना चाहिए बढ़ता क्रम इनके स्थायित्व का, ठीक है। क्या इनके स्थायित्व का ये क्रम होना चाहिए, क्या उधर से इधर आने पर क्या उधर से इधर आने पर प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, प्लस आई प्रभाव क्या करता है, C+ को अच्छा बनाता है, C+ अच्छा बनेगा तो Cl त्यागने का गुण बढ़ेगा, Cl त्यागने का गुण बढ़ेगा तो अभिक्रिया
अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, हाँ या ना? बोलो बेटा, अब बताओ आप क्या कहते हो? क्या हमें प्रेरणिक प्रभाव पढ़ने से फायदा मिला या नुकसान मिला? अभी इसकी एक एप्लीकेशन और समझाता हूं बेटा, कि प्लस आई प्रभाव क्षारीय गुणों को बढ़ावा कैसे देता है और माइनस आई प्रभाव अम्लीय गुणों को बढ़ावा कैसे देता है। ठीक है ना? 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपन फिर दोबारा पढ़ते हैं बेटा इसे। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाया था, प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, वो कैसे काम करते हैं, उनका अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्लस आई प्रभाव क्षारीय गुणों को बढ़ावा देता है, तो प्लस आई प्रभाव समानुपाती क्षारीय गुण और माइनस आई प्रभाव समानुपाती अम्लीय गुण। ठीक है, इस चीज को आपको मैं समझाता हूं बेटा। है ना? चलो देखना है ना? ठीक है, अब पढ़े से। तो प्लस आई प्रभाव क्षारीय गुणों को कैसे बढ़ावा देता है और माइनस आई प्रभाव अम्लीय गुणों को कैसे बढ़ावा देता है सर? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अब एक बात बताओ, प्लस आई प्रभाव कौन दर्शाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का दान देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, कभी भी आपने ऑक्सीजन के स्वभाव को समझने की कोशिश करी? ऑक्सीजन का स्वभाव क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। अगर इधर से मुझे ऑक्सीजन, जैसे मैं ऑक्सीजन, इधर से मुझे इलेक्ट्रॉन मिले तो मैं इधर का ही बंध तोड़ूंगा। अगर मुझे इधर से इलेक्ट्रॉन मिले तो मैं इधर का बंध तोड़ूंगा। यानी ऑक्सीजन ऐसा व्यक्ति है जो उसकी मदद करता है, जो उसे इलेक्ट्रॉन देता है, बंध उसी की तरफ से टूटता है। देखो आप, एक एग्जांपल याद दिलाता हूं आपको। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, सपोज करो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिला। अब ताज्जुब की बात क्या है सर? ये देखो आप, क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी जगह से अलग होगा? ताज्जुब की बात है ना? तो क्या सीखा मैंने? ऑक्सीजन ऐसा धोखेबाज इंसान होता है जो उसको इलेक्ट्रॉन देता है उसी की तरफ से बंध तोड़ देता है। ठीक है, चलो ये बात याद रखना है ना। अब एक बात बताओ आप, ये कौन सा प्रभाव दिखाता है? याद करो, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉन का दान देना। इसने दान दिया इसको, इसने दान दिया इसको, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले, हाँ या ना? मिले, तो मिले तो इस पर क्या आया? माइनस। तो क्या ये यहां से अलग हो जाएगा?
ठीक है, और इस पर क्या आएगा प्लस, OH त्यागना यानी कि क्या कहलाता है, क्षार। तो प्लस आई प्रभाव किसको समझाता है, क्षारीय गुणों को समझाता है। हो गया एक्सप्लेन बेटा, इसको समझो आप, है ना। ये कौन सा प्रभाव दिखाता है, माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, इसने ग्रहण करा, ठीक है बेटा, इसने भी ग्रहण करा। देखो फ्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन ने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचे, तो बताओ अब ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो इसने इसको ग्रहण करा, तो इस पर क्या आया प्लस। तो माइनस आई प्रभाव ने किसको त्याग दिया, अम्ल को त्याग दिया बेटा। अम्ल कहां से आया, H प्लस त्यागने को अम्ल कहते हैं। अब बोलो बात समझ में आई मेरी बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि प्लस आई प्रभाव पढ़ लो, क्षारीय गुण समझ में आएंगे, माइनस आई प्रभाव पढ़ लो, अम्लीय गुण समझ में आएंगे। और एक और बात, ऑक्सीजन का क्या व्यवहार है बताओ, कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जिस तरफ से मिलता है वह उसी तरफ से बंध को तोड़ता है, उसी तरफ से बंध को तोड़ता है। अब इसके बाद वाला टॉपिक अति संयुग्मन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको मैं कुछ अम्लीय गुणों के बारे में और भी पढ़ाऊंगा, है ना, ठीक है। चलो पढ़ ही लेते हैं साथ के साथ, कुछ अम्लीय गुणों को और डिस्कस करते हैं। HCOOH, CS3COOH, COOH, ठीक है, COOH बेटा, OOH। इन सब में COOH कॉमन है, लेकिन इनमें प्लस आई प्रभाव तो बढ़ रहा है बेटा। क्या बढ़ रहा है, प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है। तो उधर से इधर आने पर क्या हो रहा है, CH3 समूह बढ़ रहा है। CH3 समूह बढ़ेगा तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, और प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो याद करो बेटा, अम्लीय गुण कम होंगे लेकिन क्षारीय गुण बढ़ेंगे। और अगर उधर जाएंगे तो सर क्या होगा, उधर जाएंगे तो बेटा अम्लीय गुण बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। फ्लोरीन COOH, क्लोरीन COOH, ब्रोमीन COOH, आयोडीन COOH, इन सब में COOH कॉमन है। पर आपको पता है माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है, फ्लोरीन। तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, माइनस आई प्रभाव बढ़ रहा है। माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो बेटा अम्लीय गुण बढ़ेंगे, हाँ या ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। कार्बन 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 COOH, कार्बन कार्बन COOH, कार्बन कार्बन COOH, इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन इस जगह पर है, इसमें फ्लोरीन इस जगह पर है, इसमें फ्लोरीन इस जगह पर है। देखो क्या फ्लोरीन COOH के पास में है, थोड़ा दूर है, बहुत दूर है। तो नीचे से ऊपर जाने पर फ्लोरीन पास में आता है। अब फ्लोरीन पास में आएगा तो
माइनस आई प्रभाव पास आएगा, माइनस आई प्रभाव पास आएगा तो सोचो बेटा अम्लीय गुण बढ़ेगा। आई बात समझ में? इस तरह से आप अम्लीय और क्षारीय गुणों को, अम्लीय और क्षारीय गुणों को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप करना चाहो तो आप जो आपके बोर्ड में दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, वो भी इजीली हो जाएंगे। बस कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करो। प्लस आई प्रभाव किसको? क्षारीय गुणों को बढ़ावा देता है और माइनस आई प्रभाव अम्लीय गुणों को बढ़ावा देता है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अतिसयुग्मन, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।